नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और सदैव आपको कार्यक्रम के अंदर मुख्य खबर के साथ साथ देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों हम आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियां भी देते हैं। और दोस्तों, हम अगर बात करें तो बादरा की प्रमुख खबर दोस्तों 11 जुलाई को जो चिड़िया गांधी से एक गो हत्या का प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में जो एफएसएल रिपोर्ट भेजी थी वो एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और दोस्तों, इसके ऊपर भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं आज कि 8 दिन तक अमन भाईचारा क्यों ताक पर रखा गया और किसकी गलतियां हैं, कहां थे नेता इतने बड़े एक हिंदू वर्ग की आस्था का केंद्र रहे। गो हत्या के इस प्रकरण में एक भी नेता नहीं आया और आज जब नेटबंदी खोल दी गई है और मामले का खुलासा हो गया है तो सोशल मीडिया पर नेताओं की बाढ़ सी आ गई है और एक एक करके नेता इसका श्रेय लेने के लिए मैदान में दौड़ पड़े हैं। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे, इन सभी नेताओं को आड़े हाथ लेंगे। और दोस्तों, हम बात करेंगे राजगढ़ और तारानगर क्षेत्र में किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। दोस्तों, पिछले 10-12 दिनों से किसान आंदोलनरत है, चूरू जिले के किसान, और लगातार आए दिन सड़कों पर जाम लगाकर आमजन को परेशानियां पैदा की जा रही है। और दोस्तों, हमने देखा जिस प्रकार से चूरू का मार्ग भी 3-4 दिन पहले बंद कर दिया गया था और कल NH 52 पर भी दोस्तों इस कदर जाम लगाया गया था कि 10 से 15 किलोमीटर की लंबी लाइनें गाड़ियों की, वाहनों की आसानी से इस NH 52 पर देखी गई। और दोस्तों, आज भी धरना प्रदर्शन जारी है और आज भी हमने इसके एक वीडियो भी अलग से डाला है, दोस्तों जरूर देखिएगा आप। तो 18 सूत्री मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आंदोलनरत है, लेकिन प्रशासन है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। और पहले भी बात की गई थी प्रशासन द्वारा, दोस्तों जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 5 दिन का समय दिया गया था और 5 दिन का समय बीतने पर भी कोई कार्रवाई किसानों की इन 18 सूत्री मांगों को लेकर अमल में नहीं लाई गई। तो दोस्तों, इसी का नतीजा है कि प्रशासन की गलतियों के चलते आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे राजगढ़, तारानगर आदि इन कस्बों से देखे चूरू जाने वाला मार्ग, सरदार शहर जाने वाला मार्ग हो, दोस्तों इन सभी मार्गों पर यातायात जो है वो अवरुद्ध हुए और आम जन को कहीं से दूर दराज आने वाले, जरूरी काम बस जाने वाले कहीं, दोस्तों इन सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रशासन की भारी लापरवाही और उनको मुद्दों को, विषय को ना समझते हुए स्टेटमेंट देने और निर्णय लेने के लिए। और ऐसा ही दोस्तों हम बात करें बादरा क्षेत्र की तो 11 जुलाई को चिड़िया गांधी में एक गो हत्या का मामला आया था और एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ था और वो महिला प्रत्यक्षदर्शी थी और बाद में उनको, महिला को सुरक्षा भी दी गई थी। कुछ लोगों द्वारा जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा निवेदन किया गया था और धरनार्थियों की जो मांगे थी वो मांगे उस समय तो मान ली गई थी और रिपोर्ट भी भेजी गई थी, जो सैंपल ग्रामीणों के पास भी था और एक पुलिस द्वारा भी जब्त किया गया था। जो मीट का जो सैंपल था दोस्तों उनको एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। और उसके बाद में दोस्तों लगातार बादरा क्षेत्र में 11 जुलाई से लेकर अब तक आज 19 जुलाई है, 8 दिन हो गए, टेंशन भारी एक प्रकार से परेशानी पेशो पेश लोगों के दिमाग में, जहन में एक ही बात थी कि आखिर उसकी रिपोर्ट क्या आई है, आखिर उसकी रिपोर्ट क्या आई है। प्रशासन ने नेटबंदी कर दी। क्या दोस्तों नेटबंदी, बार बार नेटबंदी। राजस्थान में आप देख रहे हैं कैसी ये सरकार है, कैसी इन सरकार के नुमाइंदे हैं, कैसे ये प्रशासन है। दोस्तों बार बार हर चीज में नेटबंदी की जाती है जो कि आज इतनी जरूरत है। स्वयं खुद सरकार को करोड़ों की चपत लगती है दोस्तों नेटबंदी से। फिर क्यों नेटबंदी करती है सरकार? आजकल सारे बैंक, सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट जो है वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कितनी समस्याएं हुई है हजारों लोगों को, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन हजारों लाखों लोगों की समस्याओं को ताक पर रखते हुए एक छोटे से मामले में और अपनी चीजें छुपाने के लिए दोस्तों जो चीजें थी उनको जग जाहिर की कर दिया जाता। पुलिस द्वारा, हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा जब ये गो हत्या का प्रकरण हुआ था तो उसमें रिपोर्ट आई थी कि एक चिकित्सक को दिखाया गया, प्रथम दृष्टया ये पाड्डे का, बकरे का मीट लग रहा है।
तो दोस्तों कितनी बड़ी गफलत और पुलिस को प्रथम दृष्टया ये गो हत्या क्यों नहीं लगी। इतना बड़ा वर्ग, हिंदू वर्ग दोस्तों, और उसकी भावनाओं के साथ किस प्रकार पुलिस ने उनके सेंटिमेंट के साथ खेला है दोस्तों। और यहाँ 8 दिन हो गए और लगातार भारी जाब्ता लगाया पुलिस का, सरकार का अनाप शनाप रुपया यहाँ खर्च किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सही नहीं बतानी है। ये तो एफएसएल रिपोर्ट जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके सामने एफएसएल टीम आई और नमूना जो उनके सामने सील किया गया और भेजा गया जांच के लिए, और वो सही पाया गया। ये भी एक अच्छी बात है कि रिपोर्ट जो थी उस रिपोर्ट को बदलने का प्रयास नहीं किया गया। उस रिपोर्ट को एज इट इज जो थी वो रिपोर्ट जनता के सामने पेश भी की गई। लेकिन दोस्तों ऐसी रिपोर्ट अगर आप सत्य एक प्रकार से जनता को बता देते हैं और उसके बाद में अपने एहतियातन कदम जो है वो उठाए, तो दोस्तों ऐसी समस्याएं नहीं होती। और आपको नहीं पता किस प्रकार की समस्याओं से, मानसिक द्वंद से भादरा का अमन भाईचारा ताक पर रख दिया गया था दोस्तों। इंटेलिजेंसी इनपुट भी पुलिस के पास थे, और यहाँ मैं आपको बताऊं तो इंटेलिजेंसी के आईजी तक भादरा में आ गए थे। और दोस्तों जिला पुलिस अधीक्षक लगातार, एसपी जो है डॉक्टर अजय सिंह लगातार भादरा में है और स्थिति पर नजर बरकरार रखी हुई है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखने के चक्कर में ये मामला डिले होता है। हर बार की तरह सरकार का एक प्रकार से पक्ष रखने के लिए अगर पुलिस प्रशासन अपने विवेक से मामले को निपटाना चाहे तो दोस्तों ऐसी घटनाएं कतई बड़ी घटनाएं नहीं होती, और इतना बड़ा एक प्रकार से तनाव व्याप्त किसी भी क्षेत्र में ना हो अगर पुलिस प्रशासन अपने विवेक से काम करे। ये सरकारें चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, ये सरकारें अगर पुलिस प्रशासन पर दोस्तों किसी प्रकार का दबाव ना डाले और उनको अपने विवेक के हिसाब से मामले की तह में जाकर मामले का निपटारा करने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार का तनाव व्याप्त हो और सरकार के करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची हो। और जो नेटबंदी की गई उनमें लाखों लोगों को परेशानियां हुई, सरकार को भी घाटा हुआ, कितनी संस्थाओं को इसका लॉस हुआ, कितने लोगों का कामकाज ठप हुआ, कितने लोग इसमें लाखों का करोड़ों का लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसा डिसीजन आखिर क्यों लेते हैं बार बार पुलिस के कर्मचारी? या तो उनको खुलासा करना चाहिए, हमारे ऊपर सरकार का दबाव है। दोस्तों कैसे जिला कलेक्टर महोदय ने ये कह दिया कि ये तो प्रथम दृष्टया पाड्डे का या फिर जो बकरे का है वो मीट है, और एफएसएल रिपोर्ट आई है, क्या वो माफी मांगेंगे जनता से? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन को आगे किसी भी घटना के लिए अपने जो प्रयास है उनमें ईमानदारी के साथ प्रयास करके और अपना नजरिया जो है वो क्लियर करना चाहिए। दोस्तों प्रशासन के ऊपर आखिर लॉस किसका होता है? दोस्तों मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं देना चाहता, किसी प्रकार से प्रशासन को दोष नहीं देना चाहता, वो इसलिए क्योंकि सरकारें इसके ऊपर दबाव बनाती है, और जब वो दबाव फूट पड़ता है किसी लावे की तरह, दोस्तों ये जो अमन भाईचारा या किसी दो वर्गों की एक सांप्रदायिक तनाव जो होता है वो बहुत संवेदनशील विषय होता है। और आप और मैं ये सभी लोग दोस्तों इस विषय को जानते हैं, लेकिन इन संवेदनशील विषय को हैंडल करने का तरीका दोस्तों जो होता है वो अधिकारियों के पास है, मौजूद है, उनमें काबिलियत है, उनमें शख्सियत है, एकदम सक्षम है वो इस मामले को हल करने के लिए। लेकिन सरकारों का, मंत्रियों का, विधायकों का और दोस्तों उनका जो दबाव आता है, और आप जानते हैं सरकार, मंत्री, विधायक ये एक अधिकारी के समकक्ष कतई नहीं हो सकते दोस्तों, ना इनकी क्वालिफिकेशन इसके समकक्ष है और ना ही किसी प्रकार से उनकी समझ सक्षम है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे जानते हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये अपने अधिकारियों से फैसले अपने मन मुताबिक करवा लेते हैं, और यहीं जाकर एक अधिकारी की मौत होती है। दोस्तों जब जनता का लावा फूटता है, मैं आपको बता रहा था, तो उस लावे में बलि किसकी चढ़ती है? इन्हीं अधिकारियों की, इन्हीं पुलिस स्टाफ की। पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर होता है,
और पूरा का पूरा अधिकारियों का सहित स्टाफ दोस्तों निलंबित होता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनकी बदलियां कर दी जाती है। तो गाज किस पर गिरती है? इन अधिकारियों पर। दोस्तों मैं अधिकारियों को साफ संदेश भारत के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपका भी फर्ज है, आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां आपके ऊपर नियत है और पूरा का पूरा अमन, भाईचारा, शांति, व्यवस्था सब कुछ कायम करने का दारोमदार आप पर है। तो आप अपने विवेक से भी फैसले ले सकते हैं और सरकार को आप अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत से और अपनी होशियारी के साथ सरकार को जवाब दे सकते हैं कि मामला इस प्रकार है, आप लिख कर दे दो हमें। अगर ये मामला इस प्रकार आप हल करवाना चाहते हैं, उस प्रकार से हल नहीं होगा, क्योंकि मामले की जो अंदर जो भीतरी रिपोर्ट है, जो तह तक का मामला है, वो इस प्रकार से है, आप कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो आप मीडिया को बुलाएं, आप मीडिया के सामने इस चीज का खुलासा करें अपनी समझदारी के साथ, या फिर आपका ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो आपकी बदली कर देंगे और आपको इधर से उधर भेज देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि किसी कर्मचारी को जो है नेता इससे ज्यादा बड़ी सजा और क्या देगा। लेकिन दोस्तों इस एक गलत फहमी से और इस एक गलत डिसीजन से और गलत सिस्टम, गलत परंपरा से पूरे के पूरे समाज में एक प्रकार से भारी तनाव व्याप्त हो जाता है। और आज जो दोस्तों माहौल खराब है, कहीं ना कहीं वो इसी सिस्टम की देन खराब है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है इसमें पूरा का पूरा जिम्मेदार है। और दोस्तों मैं बात करूं नेताओं की, तो अब तक कोई भी नेता इस मामले में 8 दिन हो गए सामने नहीं आया। और आज 8वें दिन जब पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का खुलासा किया कि FSL रिपोर्ट आ चुकी है और जो दोषी है उनके विरुद्ध मुकदमा भी दोस्तों 2 दिन पहले दर्ज कर लिया गया था और 5 जने इसमें नामजद है, 2-3 अन्य भी है, उन सभी को पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा। जैसे ही रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पॉजिटिव थी, पुलिस ने अपना एक्शन, अपना काम जो है दोस्तों सदैव की तरह जो है वो किया है। लेकिन सरकार का जो दबाव, एक प्रकार से जो सिस्टम होता है, वो जरूर कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने अपना काम किया है, इसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी दें दोस्तों। आत्माराम पुत्र शिवराम बिश्नोई के द्वारा भिरानी थाना में मामला दर्ज करवाया गया और 5 नामजद लोगों के खिलाफ ये मुकदमा हुआ। और इन 5 लोगों में कौन कौन है दोस्तों? गोवंशी है, पशु नियम 1995 के तहत ये मामला भी दर्ज किया गया और पुलिस ने जैसे ही रिपोर्ट आई, इन सभी 500 आरोपियों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उनको राउंड अप किया गया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उनमें फारूक पुत्र मोहम्मद हारून खां, जिसका घर भी है और जिसका नोरा था, जिसमें ये घटना को अंजाम दिया गया, गो हत्या को अंजाम दिया गया दोस्तों। इसके अलावा फारूक और इसके अलावा आमीन खां सनोफ रहमत खां, ये भी इसमें एक नामजद आरोपी है। सिकंदर पुत्र मकबूल खां और मूसा खां, इसके अलावा अनवर पुत्र मोहम्मद हारून, ये 5 आरोपी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2-3 अन्य हैं जिनको भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों इतना पर्याप्त नहीं है, इनको गिरफ्तार तो करना ही था, क्योंकि इनका दोष एक प्रकार से सिद्ध हो चला है। पुलिस की नजर में प्रथम दृष्टया जो मामला था और रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसमें अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। लेकिन 11 जुलाई को हुई इस घटना के बाद दोस्तों, इतना बड़ा हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े हुए इस मुद्दे के बाद भी कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आया। ये एक बहुत अखरने वाली बात थी। और दोस्तों नेटबंदी कर दी गई थी, कोई बात नहीं है, नेटबंदी थी, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे थे, नेता भी आकर कोई बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज जैसे ये रिपोर्ट आई है, नेताओं का एकाएक पर्दापण हुआ है दोस्तों। बजरंग सारण ने सभी बुचड़खाने, अवैध बुचड़खाने वो भादरा क्षेत्र से बंद करने की मांग की और सभी उन 42 लोगों पर जिन पर मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेने की मांग की है। और कहा है कि ऐसे समाज कंटकों का बहिष्कार होना चाहिए जिन्होंने भाईचारे को ताक पर रखकर इतना बड़ा कार्य किया है। और दोस्तों FSL जांच से जो रिपोर्ट आई है उसकी पुष्टि तो एक प्रकार से हो ही चली है। और इसके बाद में एक संजीव बेनीवाल की भी पोस्ट आई और उन्होंने 2 फोटोएं भी डाली। और फोटोएं डाली 11 जुलाई को जो घटना हुई, उसके बाद में चिड़िया गांधी में जो घटना हुई, उसके बाद में SP व
डीएस जो एसडीएम महोदय है, उन दोनों को अलग अलग ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन की फोटो भी दी गई और मांग की गई कि निष्पक्ष जांच की जाए। तो दोस्तों ये एक प्रकार से श्रेय लेने वाली बात है। और मैं दोस्तों स्पष्ट कहूं तो कोई भी नेता इतने बड़े वर्ग के वोट बैंक के लिए आगे नहीं आया। ये वोट बैंक का मामला नहीं था, क्योंकि अक्सर नेता आगे आते तो वोट बैंक के लिए आते हैं। ये वोट बैंक का मामला नहीं था, ये मामला था हिंदुओं की आस्था का। और गो हत्या दोस्तों, जिस प्रकार से गो हत्या को लेकर हिंदुओं की एक प्रकार से भावना का आहत होना एकदम स्वाभाविक है दोस्तों। उसको लेकर क्यों नहीं इन नेताओं द्वारा आगे आकर इस मामले की जांच नहीं की गई। और दोस्तों जो छोटे नेता आए थे, मंझले नेता, हमने चिड़िया गांधी के बस स्टैंड नंबर 1 पर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें देखा था, लेकिन उसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था वहां मौजूद। तो ये भी एक मामला है दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इस विषय को लेकर खटास थी। और आज जैसे ही नेटबंदी खुली है दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन नेताओं के खिलाफ लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा दोस्तों। सारे के सारे लोग जो है इससे जुड़ी हुई नेताओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को वोट ही ना दे जनता। तो दोस्तों क्यों आखिर इस मामले को इतना हल्का ले लिया जाता है दोस्तों? कम से कम नेता आकर ये तो कह सकते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। कहना यही तो होता है नेताओं को, और नेताओं को यही तो कहना होता है, और यही कहते हैं नेता। इससे ज्यादा नेता क्या कहते हैं? लेकिन ये कहने के लिए भी नेता आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि किसी एक वर्ग की राजनीति करनी है उनको, और उस राजनीति में उन वोटों को बहुत ज्यादा तहजीब दी जाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस परंपरा को बदलना होगा और सभी वर्गों को सम्मान समझना होगा। और दोस्तों जो सबसे बड़ा वर्ग है उसको इस प्रकार से आहत होता देखकर भी कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना आहत होती है और उनको दुख भी होता है। और इस दुख के लिए वो अपना जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर भी प्रकट करते हैं, और भावनाएं भी दोस्तों अपनी वो प्रकट करते हैं, और उनको भावनाएं प्रकट करने का अधिकार भी है। तो दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश की तरह इन दोषियों ने, जिन्होंने पूरे समाज का माहौल खराब किया, दो वर्गों में एक प्रकार से भाईचारे को ताक पर रख दिया, इन लोगों की संपत्तियां कुड़क होगी, इन लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी, और इनको ऐसी कड़ी सजा होगी क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए सरकार के भी बर्बाद किए हैं, माहौल भी खराब किया आपसी भाईचारे में दोस्तों, जो लंबे समय तक, वर्षों तक, सदियों से चला आ रहा है और आगे भी सदियों तक जाना है। तो क्या ऐसे वातावरण को खराब करने के लिए इन दोषियों को कितनी बड़ी सजा प्रशासन दिला सकता है? क्या इन लोगों की संपत्तियां कुड़क नहीं होनी चाहिए दोस्तों? कितना बड़ा इन्होंने काम किया है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, हमने बहुत मौकों पर सुना भी था, और दोस्तों पूरी बाजार की जब कवरेज करते हैं तो कई मामले आते हैं। मुस्लिम भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे जब कोई मामले आए तो दोस्तों मैं मेरे ऊपर लेकर ये चीज कहता हूं कि अगर ये मामला था, किसी को नहीं पता था, लेकिन जिस प्रकार से जो चंपा देवी वाइफ ऑफ जो मंगतू राम थी दोस्तों, उनका बयान आया था, क्या इतनी बड़ी बुजुर्ग औरत है वो झूठ बोल रही है, एक ये भी मामला था। ठीक है वो झूठ बोल सकती है, लेकिन इसके लिए आप ये तो कह सकते हैं कि हम विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मामला होना नहीं चाहिए। और ये घटना हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कम से कम आप निंदा तो करते, सोशल नेटवर्किंग पर आकर आप निंदा तो करते, आपके नेताओं से निंदा करवाते, आप प्रमुख लोग हैं वो तो निंदा तो करते दोस्तों। इसकी निंदा करनी अति आवश्यक थी, लेकिन हमने कुछ लोगों को इस प्रकार से कहते भी सुना था कि हो ही नहीं सकता ये गोकशी का मामला हो, ये पाडा था, ये बकरा था। इस प्रकार से हम गारंटी लेते हैं, हम शर्त लगाते हैं दोस्तों। इतनी कट्टरता कहां से आती है मैं नहीं कह सकता, मैं किसी मेरे निजी दोस्त या मेरे भाई के लिए भी मैं नहीं कह सकता। अगर उसने कोई काम किया तो मैं विश्वास के साथ तब कहूंगा जब उसका बयान लूंगा, उसके पास बैठूंगा, उससे बात करूंगा, तभी तो कहूंगा। लेकिन ये सोचकर कि वो मेरा हिंदू भाई है, वो मेरा हिंदू दोस्त है, तो मुझे उसकी फेवर लेनी है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो दोस्तों, इस मानसिकता को छोड़ना होगा। और मेरा इशारा एकदम साफ साफ है, हमारे क्षेत्र में कभी
सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सभी मुस्लिम भाइयों को, उनके बुजुर्गों को, उनके प्रमुख लोगों को खुलकर मैदान में आना चाहिए। और ऐसी घटना हो तो अपने लोगों के लिए क्षमा श्योरी फील भी करनी चाहिए, क्षमा भी मांगनी चाहिए। और जो कोई हिंदू भाई अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इसके लिए आकर सर्वप्रथम श्योरी फील अगर करे, क्षमा याचना करे, तो दोस्तों मामला आगे बढ़े ही नहीं। और इतना जो तनाव अब तक क्षेत्र में हुआ है, ये तनाव होता ही नहीं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में और एक प्रकार से निवेदन के तौर पर भी कहना चाहूंगा, हम सदियों से जीते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी आपस में मेलजोल के साथ जीते आए थे और वो स्वर्ग सिधार गए। और आगे भी हमें सदियों का सफर तय करना है, तो क्यों ना इसमें पारदर्शिता रखी जाए और ईमानदारी रखी जाए, निष्पक्षता रखी जाए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखा जाए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और विश्वास रखा जाए। और दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दोषी को दोषी कहना कतई बुरी चीज नहीं है, और दोषी को दोषी कहना सीखना होगा हमें। अगर हमें स्वस्थ समाज में जीना है और आगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य देना है, तो हमें पारदर्शिता के साथ सच को सच और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ी आगे समस्याएं भी हो सकती है। दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक प्रकार से इस वार्ता इस विषय पर हो चली है। और अब आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और संभवतः अब कोई धरना प्रदर्शन भी हो और कोई सभा भी हो हिंदुओं की तरफ से, मैं सभी से शांति की अपील करता हूं साफ संदेश भारत के माध्यम से। और सभी हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप अगर इकट्ठे होकर सभा भी करना चाहते हैं, या करने का विचार है या नहीं भी विचार है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखे और पूरा का पूरा इस बात का ख्याल जरूर रखे कि किसी भी प्रकार से हमारे क्षेत्र में अशांति पैदा ना हो, पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत ना करनी पड़े किसी मामले को दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों हमें समझदारी के साथ और समझदार लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई ज्ञापन भी देता है, कोई सभा भी करता है और मांग भी करता है अगर किसी प्रकार से दोषियों को सजा की, फांसी की, तो दोस्तों वो जायज है। और इस देश में, लोकतंत्र में दोस्तों सभी को अपना अपना हक है बात कहने का। तो ये सभी ध्यान रखें, शांति व्यवस्था बनाई रखें, और किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी अनैतिक पोस्ट, किसी भी प्रकार का गलत वीडियो पोस्ट ना करे, आगे फॉरवर्ड ना करे। पुलिस की भी यही गाइडलाइन और यही एक प्रकार से चेतावनी है, यही कहना है। और दोस्तों इस चीज का हमें विशेष तौर से, खास तौर से ध्यान रखना है दोनों ही वर्गों को, और तभी आगे चलकर जो है हम पूर्ण रूप से शांति जो है इस क्षेत्र में कायम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो दोस्तों हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज अभी खत्म हुई है, 17 जुलाई को जो दौरा खत्म हुआ है। तो दोस्तों उनके अगर बात करें तो 1932 के बाद सबसे सफल सीरीज भारत की ये इंग्लैंड में रही है। और दोस्तों इसमें जो 5 टेस्ट हुए उनमें एक बेनतीजा रहा और दो बराबरी से टेस्ट श्रृंखला जो है बराबर रही। लेकिन वनडे की सीरीज जो है वो 2-1 से भारत ने जीती, और जो T20 की सीरीज है वो भी 2-1 से भारत ने जीती। तो ये बहुत शानदार सफलता इंग्लैंड के दौरे पर भारत की मैं कहूंगा। और दोस्तों सरपंच यूनियन का भादरा में लगातार अनवरत धरना जारी है, और वो 7वें दिन भी धरना जारी रहा। इसी प्रकार से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले भी धरना प्रदर्शन जारी है, और 3 साल से धरना प्रदर्शन ये लगातार चल रहा है। और दोस्तों अग्निपथ योजना से जुड़े देश के विभिन्न कोर्टों में लंबित सारे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे के सारे मामले दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाए, और दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई करे। तो सारे के सारे मामले जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी बाहुबली की अगर संज्ञा आपको देनी हो, तो कितना बड़ा बाहुबली, कितना बड़ा गुंडा और कितना बड़ा माफिया है, इसका एक एग्जाम्पल आज हरियाणा से मिला है दोस्तों। खनन माफियाओं के पास से आया है। दोस्तों मेवात क्षेत्र का ये मामला है। अवैध खनन रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जब सुबह उनको सूचना मिलती है तो वो अकेले ही निरीक्षण
करने के लिए चले जाते हैं अपने ड्राइवर को साथ लेकर, और उनको दोस्तों डंपर से कुचल कर मार दिया जाता है। दोस्तों बहुत बड़ी भयानक ये घटना है, और इस प्रकार की घटना को लेकर दोस्तों तरह तरह के सवाल जो है जहन में आते हैं, और एक समाज में एक प्रकार से कूटता का सा और एक प्रकार से जो है निराशा का भाव पैदा होता है। और दोस्तों अरावली की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, उसमें ये नूह की पहाड़ी है, और उसमें ये जो खनन है वो हो रहा था, और उसकी सूचना जो है डीएसपी महोदय को सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी, और वो ड्राइवर को लेकर अकेले ही चले गए थे और उनकी डंपर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में अनिल विज जो गृह मंत्री है हरियाणा के दोस्तों, उन्होंने बयान दिया कि दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, जहां भी छुपे हो, जितनी भी फोर्स लगानी पड़े, उन सभी दोषियों को खोज कर बाहर निकाला जाएगा। और वहीं सरकार ने दोस्तों 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को दिया है डीएसपी महोदय की, और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी बात की गई है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़े सवाल जो उठते हैं वो ये है कि आखिर बंद करवाने के लिए अगर गए थे मंसा देखने के लिए, तो वह डीएसपी महोदय अकेले क्यों गए थे, अपनी फोर्स साथ लेकर क्यों नहीं गए थे? क्या निचले कर्मचारी साठ गांठ करके इस अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे, या इस प्रकार का मामला था, या स्वयं कहीं इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट में ये लिप्त थे? दोस्तों ये जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे जब इस प्रकार की घटनाएं होगी। और इतने बड़े अधिकारी को मार देना दोस्तों बहुत बड़ी घटना है, और क्षेत्र में एक प्रकार से जो है बहुत ही इससे निराशा का भाव भी पैदा होता है। दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की भी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें दोस्तों, आपको बताएं तो आपको आश्चर्य होगा। 4 वर्ष के जो 4 बजट की घोषणा हुई है, अब तक जो 4 बजट आपने देखे हैं अब तक अशोक गहलोत सरकार के, उनमें 2730 घोषणाएं हुई है। दोस्तों रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं हम कांग्रेस सरकार की, और इसमें पूरी कितनी हुई? अभी तक 1194 घोषणाएं पूरी हुई है। क्या इसको लेकर किसी विधायक ने विधानसभा में आवाज बुलंद की है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है, और कोई विधायक जो सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो और लाभ कहीं ना कहीं ले रहा हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, दोस्तों वो विधायक कहाँ ऐसी बातें उठाएंगे? तो 1194 मात्र घोषणाएं पूरी हुई, अर्थात मात्र 43% ही घोषणाएं पूरी हो रही है, अर्थात 57% घोषणाएं थोथी और बरगलाने वाली, जनता को मूर्ख बनाने वाली घोषणाएं कांग्रेस सरकार इस शासनकाल में कर रही है। तो ये कितना बड़ा मामला है, और किन किन डिपार्टमेंटों की घोषणाएं थोथी है और कमजोर काम हुए हैं दोस्तों, इसकी बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएचईडी विभाग और जल संसाधन विभाग, तीनों ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो जितनी घोषणाएं हुई उनमें मात्र 14% घोषणाएं पूरी हुई। 14% घोषणाएं, अर्थात 86% घोषणाएं कोरी झूठ और अफवाह और ढकोसला निकली। तो इसके अलावा पीएचडी विभाग की बात करें तो 40% घोषणाएं पूरी की गई, 60% घोषणाएं अफवाह थोथी घोषणाएं रही। और जल संसाधन विभाग की बात करें तो दोस्तों मात्र 20%, 80% घोषणाएं यहाँ थोथी और कोरी और झूठी करार सिद्ध हुई। तो ये है दोस्तों एक प्रकार से अशोक गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड, और उनकी कार्यशैली से तो सभी जनता अवगत है। और दोस्तों हम बात करेंगे जल्दी से आज से खास विशेष दिवस की, 19 को क्या विशेष दिवस है, और अलग विशेष बुलेटिन में दोस्तों हम जो है वो आपको मंडियों के भाव और मौसम का मिजाज बताएंगे। तो आज 19 जुलाई को क्या विशेष दिवस है, ये भी हमें आपको विशेष बुलेटिन पार्ट 2 में बताएंगे। और आज के लिए 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए कल फिर 7 बजे हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।